हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे जे.एंड.के पुलिस ऐसे रिक्रूटमेंट के लिए जियोग्राफी। एक स्पेशल मेंशन है, तो उसके लिए हम फंडामेंटल चीज़ें देखते हैं। ह्यूमन जियोग्राफी जो कि सिलेबस में कवर है, करनी है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी वाला ये पूरा, इसमें हम डेमोग्राफिक्स, पॉपुलेशन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पूरा देखेंगे कि कैसे डेमोग्राफी ट्रांजिशन 2011 सेंसस, पॉपुलेशन वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे पूरा देखते हैं। सारा कुछ देखेंगे ह्यूमन जियोग्राफी। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन जियोग्राफी में ये जो है ना, ह्यूमन जियोग्राफी नेचुरल एंड स्कोप, ये थोड़ा फंडामेंटल चैप्टर है। इसको आप थोड़ा ऐसे ही देख सकते हैं ताकि थोड़ा आइडिया रहे आपके माइंड में। हम जैसा कि जानते हैं कि जो कोर कंसेप्ट ऑफ जियोग्राफी है, इसका इसका मकसद क्या है? इज़ टू अंडरस्टैंड द अर्थ। ह्यूमन जियोग्राफी, अर्थ एज ए होम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये हमने देखा, जैसे हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं उसमें हम? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ से हमें क्या पता चलता है कि मान लो कौन कौन से लेयर्स हैं, और एस्थेनोस्फीयर कहाँ पे है, लिक्विड कहाँ है, जेली लाइक कहाँ है, ठीक है, क्रस्ट का है। उस तरह से हमें आइडिया मिलता है कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का, और वेव्स कैसे चलती है अर्थ में, ठीक है। और उसमें और इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम प्लेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि एक प्लेट हार्ड होगी, ठीक है, दूसरी सॉफ्ट होगी, तो वो कौन सी सबमर्ज होती है नीचे, माउंटेन फॉर्मेशन कैसे होती है, ऐसे इस तरह से होती है। सारा देखा था हमने। इससे हमें क्या पता चलता है? जैसे अर्थक्वेक का पता चलता है। अर्थक्वेक अगर हमें पता चलेगा कि कहाँ पे डेंजरस जोन है, कहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मिटिगेशन प्रोग्राम पहले से ही उसी तरह की बिल्डिंग सेटअप करेंगे। जैसे कि दिल्ली में अर्थक्वेक जोन आता है, इसीलिए वहाँ पे बिल्डिंग्स क्यों नहीं डाले? हालांकि वो इंडिया का कैपिटल है, बट वहाँ पे बिल्डिंग्स इसीलिए ज़्यादा मतलब फ्लोर पे नहीं बनाई जाती, लंबी हाइट पे नहीं बनाई जाती, इसलिए कि यहाँ का अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। और जबकि मुंबई में हमें टॉल बिल्डिंग्स पी जाती, वहाँ पे अर्थक्वेक शैडो जोन है, ठीक है। तो ये है फायदा हमें एज जियोग्राफी, एज ए डिसिप्लिन पढ़ने का। जियोग्राफी से हमें पता चलता है कि जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, इसका इम्पैक्ट कैसे होगा, कब होगा। तो ये जियोग्राफी का बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे ह्यूमन लाइफ में, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टडी करने के लिए। एम्फेसिस इज स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बीइंग, ये तो हमने देख लिया। यू भी रियलाइज दैट जियोग्राफी गॉट सब्जेक्ट टू ड्यूअलिज्म। जियोग्राफी में हम, जैसे मैंने आपकी जियोमॉर्फली, ड्यूअलिज्म यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग है? ड्यूअलिज्म का मतलब है कि जैसे हमें जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं हम, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी में एक्चुअली जियोमॉर्फोलॉजी होता क्या है? सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसमें हम कुछ स्ट्रक्चर, इंटीरियर, प्लेट्स और लैंड फॉर्म्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। लैंड फॉर्म्स में जैसे हम देखते हैं गॉर्ज कैसे बनती है, कैनियंस, एक्स्ट्रा रिवर कैसे फ्लो होता है, ठीक है, माउंटेन्स पे कैसे होता है, ठीक है, डेजर्ट्स, ग्लेशियर, पेरी ग्लेशियर, एक्स्ट्रा सारा कुछ देखते हैं इसमें। तो क्या होता है कि जब हम उन चीज़ों को करेंगे सिस्टमेटिक स्टडी, जैसे प्लेट्स, टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन्स, और क्या बोलते हैं ये जो अभी मैंने बताया, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे हमें क्या पता चलेगा? हमें अप्लाइड चीज़ें पता चलेंगी। जैसे विद द हेल्प ऑफ अर्थक्वेक हमें पता चलेगी कि कौन कौन से जोन है, उसको स्टडी करेंगे कि कैसे वहाँ पे आते हैं, फिर हम उसको अप्लाइड में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, दिल्ली में हम क्या करते हैं, अपना स्ट्रक्चर। अगर अच्छा, दूसरा मैं एक बताऊंगा कि ये ड्यूलिज्म का क्या मतलब है। जैसे हम पढ़ते हैं कि क्रॉस टोपोग्राफी, क्रॉस टोपोग्राफी क्या होता है कि जहाँ पे लाइमस्टोन वाली रॉक होती है वो पिघल जाती है और रिवर ज़मीन के अंदर फ्लो होती है, ठीक है। अब होता क्या है,
जब हम कोई रोड कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन कोई भी करेंगे, उसमें क्या होगा, हम उन एरियाज़ में रोड डेवलप नहीं करेंगे जहाँ पे क्रॉस टोपोग्राफी, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे अंदर से खोखला हो जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर से आके कलेप्स हो जाएगी। तो ये चीज़ें बेनिफिट्स हैं जियोग्राफी पढ़ने का। और ड्यूलिज्म ये हो गया कि मतलब पहले हमने कास्ट टोपोग्राफी पूरे अच्छे से स्टडी की, सिस्टमेटिक स्टडी, उसके बाद हमने अप्लाइड उन चीज़ों को किया, अप्लाई की, हमें रोड कंस्ट्रक्शन कहाँ पे करनी है, कहाँ पे हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक क्या होता है, स्ट्रक्चर उनका देख के हम चीज़ों को कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ड्यूलिज्म का यही मीनिंग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ड्यूलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, चलो हम आगे चलते हैं। And the wide-ranging debate started whether geography as a discipline should be law-making theory, nomothetic or descriptive idothreat। मतलब ये हमें एक डिबेट छिड़ गई मतलब जियोग्राफर्स के बीच में कि जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन एक लॉ मेकिंग थ्योरी है या लॉ डिस्क्रिप्टिव। जैसे कि लॉ मेकिंग थ्योरी हो गया मतलब जैसे हम एक नामों में ठिमक देते हैं, या फिर डिस्क्रिप्टिव है, आइडियाज देते हैं। Whether its subject matter should be organized and approach of study should be regional or systematic। ठीक है, रीजनल होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए। रीजनल मतलब किसी रीजन को स्टडी करना सिस्टमेटिक मैनर में, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको क्रॉस टोपोग्राफी। क्रॉस टोपोग्राफी हो गया लाइमस्टोन की जो स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं वहाँ पे क्या क्या बनते हैं, ठीक है, सिंक होल बनते हैं, उलवास बनते हैं, ये आपको 11th की एनसीईआरटी में सारा मेंशन है। उसकी भी सीरीज़ चल रही है, आप अगर देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं रीडिंग करूँगा जस्ट, और क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ है, ये ज़्यादा उतना कुछ एग्ज़ाम में आने वाली है नहीं, तो आप इसको अगर स्किप भी कर देंगे तो कोई वो बात नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ से आप थोड़ा सा इसको रीडिंग कीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ऊपर वाली जो चीज़ें हैं उनको आप डायरेक्टली देख लीजिएगा। अब हम नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। ये होता है कि फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब जो हम डेली ऑब्जर्व करते हैं, विंड्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, और ह्यूमंस का क्या इन्फ्लुएंस है इस इन्वायरमेंट पे, और कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे इसमें चेंजेस आते हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं हम ह्यूमन जियोग्राफी। ओके, नेक्स्ट, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन देम। ये थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन आपने देखी। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, हमने देखे थे कि लैंड फॉर्म, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड डाइवर्स फ्लोरा एंड फाना, ये कैसे एग्जिस्ट करती है और कहाँ कहाँ पे कैसे एग्जिस्टेंस है इनकी, ठीक है, ये हमने देखा है पहले। हाउसेस, विलेज, सिटीज़, रोड, रेल नेटवर्क, इंडस्ट्रीज, फार्म, पोर्ट्स, आइटम, our daily use and other all elements of culture have been created by human beings using resource provided by physical environment. While physical environment has been greatly modified human beings, it has also in turn impact human lives। physical environment ये तो हमने देखा ही था कि इसका impact human lives पे कैसे है, क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है आपको ट्रॉपिकल एरियाज पे, कैसे आपको पोल्स में क्या क्या वहाँ पे लोग कितने रहते हैं और कितनी पॉपुलेशन है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर।
ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, ये तो ऑब्वियस ही बात है, फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ हमारा इंटरेक्शन है, जैसे ठीक है। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज़ नॉट, अच्छा, it is not important what human being produce and create, but it is extremely important with the help of that what tools and technique do they produce and creates। ठीक है, ये आपको समझ आ गई, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी इंडिकेट दैट लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ये भी हमें समझ आ गई। ह्यूमंस वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे हैव डेवलप्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज। नेचुरल लॉज को समझते हुए, जैसे हम देखते हैं ग्रेविटी के नेचुरल लॉज है, वो भी नेचुरली है कि जो ग्रेविटी एक्स्ट्रा, और जैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम देखते हैं नेचुरल लॉ है, ये डिस्कवर किए गए बट ये एग्जिस्ट करते थे पहले से ही। ह्यूमन बींग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी, ये हम समझ गए। आफ्टर डेवलप्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज को देखकर उन्होंने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। फॉर एग्जाम्पल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कंसेप्ट, जैसे कोई भी चीज़ चलती है तो उसका मतलब मान ली कोई स्टोन रोल कर रहा है अर्थ के ऊपर, वो फ्रिक्शन करता है, उसमें रेजिस्टेंस आती है अर्थ की तरफ से, ठीक है, तो वो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है, बट हमने उसको ऑब्जर्व किया था, वो नेचुरली प्रेजेंट थी। ओके, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट डेवलप्ड हेल्प्ड अस डिस्कवर फायर। फ्रिक्शन और हीट की वजह से हमने फायर को डिस्कवर किया। ये जर्नल से चीज़ें जैसे एंशंट वो करते थे, विद हेल्प ऑफ स्टोन उनको आपस में टकरा के फायर डेवलप करते थे। अच्छा, ये एंशंट इन्होंने बताया। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्रेट्स ऑफ डीएनए की वजह से, जो हम जैसे डीएनए वो करते हैं, उससे हमें पता चलता है जीन एक दूसरे का, मदर पेरेंट फादर की तरफ से जो जीन डीएनए करते हैं, ठीक है। एंड जेनेटिक्स हो गया, मतलब फादर की तरफ से जो कैरेक्टर्स उसके बेबी में आए हैं। एनेबल अस टू कॉन्कर मैनी डिजीज़, उसकी वजह से हम डिजीज़, जैसे कोई डिजीज़ होती है वो इनहेरिटेंट डिजीज़ होती है, जैसे कोई डिसऑर्डर आ गया, मेंटल डिसऑर्डर, स्किन में कोई वो इनहेरिटेंस होगी तो उनके बच्चों में भी उस तरह की होगी। ये चीज़ें हमने नेचुरली देखी। वी यूज़ द लॉज ऑफ एरियोडायनेमिक्स टू डेवलप फास्टर प्लेन्स। एरियोडायनेमिक्स के लॉज देखे, जैसे हमने देखा कि जो हमने ईगल है ना, उसको देख के हमने देखा था कि एरोप्लेन कैसे, उसको ऑब्जर्व करके डेवलप किया गया था। यू कैन सी दैट नॉलेज अबाउट नेचर इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू डेवलप। हम देख सकते हैं कि जो नेचर की नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी लूजन एंड शेकन ऑफ शेकल्स ऑफ इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट, this is so because the level of technology was very low and the stage of human social development was also primitive। अच्छा ओके, to develop technology losing shaking in early stages। अब क्या बोल रहा है कि अर्ली स्टेजेस में क्या होता था, of their interaction with their natural environment human were greatly influenced by it। नेचर पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, वो नेचर को ज़्यादा लाइक करते थे और ठीक है, उन चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। दे अडॉप्टेड द डिक्टेट्स ऑफ नेचर, उन्होंने वैसे ही अडॉप्ट किया, कुछ मिथ्स अडॉप्ट किए उन्होंने। दिस इज सो बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ वेरी लो, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो अंडरस्टैंड अच्छी तरह से नहीं कर सकते थे पूरी चीज़ों को, जो वो देखते थे उसी को मानते थे। एंड द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वाज आल्सो प्रिमिटिव, क्योंकि उनका जो डेवलपमेंट अभी माइंड जो इवोल्यूशन वो बहुत कम था, प्रिमिटिव था, पुराना था। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ नेचर वाज टर्मिनेट इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या होता है कि प्रिमिटिव जो हमारी उतनी डेवलप सोच सोसाइटी नहीं थी, और
हमारे ऊपर जो स्ट्रांग इन्फ्लुएंस था नेचर का, हम ज़्यादा नेचर को इन्फ्लुएंस करते थे, उसको बोलते हैं हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। की टर्म आ गई इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अभी तक जो ऊपर हमने देखा ये तो बेसिक था कि क्या होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, बट इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट की टर्म यू हैव टू रिमेंबर। व्हाट इज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की इंटरेक्शन कौन सी? बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ रेड पेन से, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर वाज टर्म्ड एज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये आ गई जो आपकी फर्स्ट डेफिनेशन, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। व्हाट इज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म? द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर। प्रिमिटिव ह्यूमन, जब ह्यूमंस डेवलप नहीं थे और ह्यूमन के ऊपर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था किसका? नेचर का, उसको हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। एक की टर्म है। नेक्स्ट, एट दैट स्टेज वेरी लो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये तो ऑब्वियस सी बात है। वी कैन इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरलाइज्ड ह्यूमन हु लिसन टू नेचर। हम वो ह्यूमन को जैसे कोई थंडर स्टॉर्म होते हैं वो सोचते थे कि ये गॉड है, ठीक है। वॉज अफेड ऑफ इट्स फ्री एंड वॉरशिप इट, वो इसको बहुत ज़्यादा वॉरशिप करते थे इन चीज़ों को, ठीक है, नेचर को। ये अच्छा भी था एक हिसाब से, बट कुछ चीज़ों के लिए हमें आगे आना पड़ा, डेवलप, ह्यूमन माइंड को डेवलप होना पड़ा कुछ लिमिट्स तक। तो ये ठीक है, ठीक है। ये एक स्टोरी टाइप आपके पास दिया, आप इसको रीड कर सकते हैं थोड़ा अपना ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ओके ओके, देन नेक्स्ट, इस स्टोरी को हम पढ़ ही लेते हैं। द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस क्या होता है? बंदा लिव्स इन ए वाइल्ड ऑफ अबुज माद एरिया ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये अबुज माद एरिया ऑफ सेंट्रल इंडिया रहता था। हिज विलेज कंसिस्ट ऑफ 3 हट्स डीप्स इन द वाइल्ड, ठीक है, डीप्स में रहता था, वाइल्ड में, ठीक है। नॉट इवन बर्ड्स और स्ट्रे डॉग्स दैट यूजुअली कवर्ड विलेज कैन बी सीन इन दीज एरियाज। कुछ भी नहीं दिखा जाता, ना बर्ड्स डॉग्स, कुछ भी नहीं इस एरिया में, जो कि चिल्लाते रहते हैं। वेयरिंग ऑफ स्मॉल लाइन क्लॉथ एंड आर्मेड विद इट्स ऑक्स इज स्लोली he slowly surveyed the panda forest, where his tribe practiced a primitive form of agriculture called shifting cultivation. बोलता है कि ये वेयर करता था लाइन के क्लॉथ्स, और इसके पास एक ऑक्स होती थी, ठीक है। और इसके बाद इसने सर्वे किया आस्ता आस्ता पांडा फॉरेस्ट को, जहाँ की इनकी ट्राइब प्रैक्टिस करती थी पुराने टाइप के एक एग्रीकल्चर को, जिसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होते हैं, मान ले ये पूरा फॉरेस्ट है और यहाँ से भी फॉरेस्ट है, यह आएगा यहाँ से इसको कट डाउन करेगा, क्योंकि ड्यू टू फॉरेस्ट यहाँ पे ह्यूमस भी होगा, तो यहाँ सॉइल फर्टाइल होगी, ये इस पेड़ों को काटेगा, ठीक है। 2-3 साल पे इस पर फर्टिलिटी रहेगी, वहाँ पे कुछ बोएगा, फिर वो सो करेगा, ठीक है। उसके बाद 2-3 साल यहाँ पे इसको कल्टीवेशन करेगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेगा, फिर यहाँ पे इसकी सॉइल की फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी, फिर ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे चला जाएगा, तो इसको फिर उसी तरह 2-3 साल चलाएगा। इससे क्या होगा, ये वाला एरिया जो इसने छोड़ दिया है, यहाँ में फिर से वेजिटेशन शुरू हो जाएगी ड्यू टू ह्यूमस, जो पेड़ काटे हैं उसने वहाँ पे, वो उनका वो ह्यूमस बनेगा, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ से दोबारा वेजिटेशन हो जाएगी, फिर ये तीसरी जगह पे हो जाएगा, फिर ये 5-6 जगह चेंज करेगा, फिर यहाँ से। इसको बोलते हैं हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में, आप इसको देखो कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट टर्म है। स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं इसको। अब क्या करता था वहाँ पे, उसने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की। बांडा एंड हिज फ्रेंड बर्न स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट
जैसे कि मैंने कहा काट दिया या बर्न कर दिया। टू क्लियर देम फॉर कल्टिवेशन करते थे। द एशेस इज़ यूज फॉर मेकिंग सॉइल फर्टाइल। इसका एश फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के लिए यूज़ किया जाता था। बंदा इज़ हैप्पी दैट द महुआ ट्री अराउंड हिम आर इन ब्लूम। ठीक है, ये बहुत हैप्पी था कि उसने उन ट्रीज़ को ब्लूम उदासित की तरफ ले गया। हाउ लकी आई एम टू बी ए पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल यूनिवर्स। वो सोचता था कि कितना लकी हूँ मैं इस ब्यूटीफुल यूनिवर्स का पार्ट हूँ। ही थिंक्स एज ही लुक्स अप टू सी द महुआ प्लैश एंड साल्ट ट्रीज। ये ट्रीज़ के नाम है, ठीक है। साल्ट ट्रीज दैट हैव शेल्टर्ड हिम सिंस चाइल्डहुड, जिन्होंने इनको शेल्टर दिया है अपने उसके अंदर ये सर्वाइव करता था। क्रॉसिंग द पांडा इन ए ग्लाइडिंग मोशन। ठीक है, बंदा मेक्स हिज वे टू ए स्ट्रीम। उसके बाद वो स्ट्रीम पे चला गया जहाँ पे स्ट्रीम चल रही थी। एज ही बर्न डाउन टू द स्कूप अप ए palmful of water, he remembers to thank Loi Lungi, the spirit of the forest, for allowing him to quench this thirst. अच्छा, स्ट्रीम पे इसने अपनी थ्रस्ट पूरी की। मोइंग ऑन विद दिस फ्रेंड्स बंडा च्यूज ऑन सिकुलेंट लीव्स एंड रूट्स भी उसके बाद उसने खाए। ठीक है, द बॉय हैव बीन ट्राइंग टू कलेक्ट गुजाराज एंड कुचला फ्रॉम द फॉरेस्ट। वहाँ पे से इन्होंने कुछ जड़ी बूटी ली। दीज आर द स्पेशल प्लांट दैट बंदा एंड हिज पीपल यूज। ये स्पेशल प्लांट्स थे जो बंदा और उसके बंदे यूज़ करते थे। ही होप्स द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट विल बी काइंड एंड लीड हिम टू दीज हर्ब्स। ये सोचता था कि स्पिरिट जो फॉरेस्ट की है वो बहुत काइंड है और इसी की वजह से इनको हर्ब्स मिलते हैं खाने के लिए। These are needed to butter in the Madai or tribal fair coming up the next full moon. He closes his eyes and tries hard to recall what the elders had taught him about these herbs and the वो अपने वो जो पीछे थे उनके बाप मम्मा पापा उनकी वजह से वो उन्होंने क्या बोला था वो सोचने लगे। एंड प्लेसेस दे आर फाउंड इन। ही विशेस ही हैड लिसन मोर केयरफुली। सडनली देयर इज ए रस्टलिंग ऑफ लीव्स गिरने लगे। ठीक है, ये तो नेचुरल है। बंदा एंड हिज फ्रेंड नाउ इट इज़ द आउटसाइडर हु हैव कम सर्चिंग फॉर देम इन द विंड्स। बोलते हैं कि ये विंड में आउटसाइडर आ गए जो ये सर्च करने के लिए आ गए। ठीक है, इन सिंगल फ्लूइड मोशन बंदा एंड हिज फ्रेंड डिसअपेयर बिहाइंड द थिक कैनोपी ऑफ ट्रीज एंड बिकम वन विद द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट। और मतलब एक जैसे बन गए। अब इस स्टोरी से क्या हमें पता चलता है, आप ये खुद से भी पढ़ सकते हैं। द स्टोरी इन द बॉक्स रिप्रेजेंट द डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ हाउस होल्ड बिलोंगिंग टू एन इकोनॉमिकली प्रिमिटिव सोसाइटी विद नेचर के साथ। रीड अबाउट द अदर प्रिमिटिव सोसाइटी विद लिव इन कंप्लीट हार्मनी विद देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। यू विल रियलाइज दैट इन ऑल सच केसेज नेचर इज ए पावरफुल फोर्स। जहाँ पे नेचर पावरफुल फोर्स है, ठीक है, worship, revert and conserve. This is the direct dependence of human being on nature for resources which sustain them. The physical environment fit for such society become mother nature. इस उनके लिए ये मदर नेचर था, प्रिमिटिव्स के लिए। उसके बाद क्या हुआ? द पीपल बिगन्स टू अंडरस्टैंड देयर इन्वायरमेंट एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद लोगों ने अपने इन्वायरमेंट को समझना शुरू किया। विद द सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलप बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। उसके बाद कल्चर डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट की वजह से लोगों ने एफिशिएंट टेक्नोलॉजी डेवलप की। ठीक है, दे मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम। नेसेसिटी से वो एक फ्रीडम में चले गए जहाँ पे लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। दे क्रिएट पॉसिबिलिटी विद द रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। द ह्यूमन एक्टिविटी क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप। कल्चरल लैंडस्केप भी बना दिए उन्होंने। जहाँ पे वो पूजा पाठ करते थे वहाँ पे अपनी तरह की वो लैंडस्केप उन्होंने डेवलप कर दी। ठीक है, द ह्यूमन एक्टिविटी क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप। द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर क्रिएटेड एवरीवेयर। ठीक है, अपनी इम्प्रिंट क्रिएट किए। ठीक है,
Health resources on highland, huge urban sprawls, fields, orchards, and pastures in plain and rolling hills, ports, and the coast. Oceanic route on the ocean surface and starlight in the space. जो सारा कुछ अभी चल रहा है अभी हमारे अराउंड में. द अर्लियर स्कॉलर टर्म इट दिस एज पॉसिबिलिज्म. पॉसिबिलिज्म किसको बोलते हैं कि ये चीज़ें जो नेचर इंसान ने डेवलप करना शुरू कर दिए, मतलब अपनी तरह से अपनी इम्प्रिंट स्टार्ट करना शुरू कर दिए. पोस्चर, प्लेन, अर्बन स्पॉल्स, फील्ड्स, ऑर्चर्ड्स, पोस्चर, रोलिंग हिल्स, पोर्ट्स बनाना शुरू किए कोस्ट पे. ओशनिक रूट्स बनाने पड़ दिए. ओशनिक सरफेस एंड स्टेलाइट ऑन स्पेस. ये क्या, इसको अर्लियर स्कॉलर क्या बोलते थे? पॉसिबिलिज्म. पॉसिबिलिज्म क्योंकि ये सोचते थे कि ये पॉसिबल किया ह्यूमंस ने, इसीलिए पॉसिबिलिज्म. नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ एंड ह्यूमन बींग्स मेक यूज़ ऑफ दीज. नेचर हमें अपॉर्चुनिटीज़ देता है और ह्यूमंस क्या करता है? यूज़ करता है एंड स्लोली गेट्स ह्यूमनाइज एंड स्टार्ट बेयरिंग द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन. इन्हीं को यूज़ करके अपने इम्प्रिंट्स बनाता है. जैसे मान ले, एक सिंपल से एग्जांपल करके आप मैं समझाऊंगा कि जैसे हम कोई बड़ी टॉल बिल्डिंग क्रिएट करते हैं या फिर जैसे नेचुरल कोस्टल एरियाज में हार्बर्स और पोर्ट्स बनाते हैं. वो होते तो नेचर की वजह से ही होते हैं. वहाँ पे वाटर एक्स्ट्रा, उस पर हम थोड़ा सा अपनी नेचर की चीज़ें यूज़ कर करके तो उसको एक ह्यूमन इन्फ्लुएंस जैसा बना देते हैं. ठीक है, होता तो नेचुरली है वो. इस चीज़ को हम बोलते हैं, इन चीज़ों को हम बोलते हैं, ठीक है, ये पॉसिबिलिज्म. जो ह्यूमन ने अपने इम्प्रिंट्स डाल दिए उसके ऊपर नेचर. ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या होता है? विंटर इन द टाउन ऑफ, क्या है, ट्रोंडिहिम मीन फायरस विंड्स एंड हैवी स्नो. विंटर, ये जो प्लेस है टाउन ऑफ ट्रोंडिहिम मीन्स फायरस विंड. वहाँ पे माना जाता है कि विंटर्स में वहाँ बहुत इंटेंस विंड्स होगी और हैवी स्नो. द स्काईज आर डार्क फॉर मंथ्स तक रहती स्काई डार्क. कैरी ड्राइव्स टू वर्क विद डार्क एट 8 AM. ये जो बंदा था ये ड्राइव करता था डार्क में 8 बजे सुबह. शी वॉज स्पेशल टायर्स फॉर द विंटर एंड कीप द हाईलाइट्स ऑफ हर पावरफुल कार स्विचेज ऑन. और अपनी कार की हाईलाइट्स ऑन रखती थी. हर ऑफिस इज आर्टिफिशियली हीटेड एट ए कंफर्टेबल 23 डिग्री सेल्सियस. आर्टिफिशियली उसको हीट करते थे 23 डिग्री सेल्सियस पे. आर्टिफिशियली मतलब मैन मेड, मैन इन्फ्लुएंस. उसके बाद द कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी शी वर्क्स इज इन इट्स बिल्ड अंडर ह्यूज गिलास डोम उसने बनाई. ठीक है, गिलास का. दिस डोम कीप्स द स्नो आउट इन विंटर. इस डोम की वजह से स्नो तो अंदर आती नहीं थी. एंड लेट्स इन द सनशाइन इन द समर. और समर में सन शाइन होता था. ठीक है, समर में. द टेम्परेचर इज कंट्रोल केयरफुली एंड कंट्रोल करते थे खुद ही टेम्परेचर को जैसे मर्जी. एंड देयर इज एडुकेट लाइटनिंग भी होती थी. इवन दो फ्रेश वेजिटेबल एंड प्लांट डू नॉट ग्रो इन सच हार्श वेदर. वहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल और प्लांट्स भी नहीं ग्रो होते थे. कारी क्रीप्स एंड ऑर्चिड एंड हर डेस्क एंड इंजॉय ईटिंग ट्रॉपिकल फ्रूट्स. उस डोम की वजह से उसने ट्रॉपिकल फ्रूट्स ग्रो करना स्टार्ट किए. ठीक है, लाइक बनाना, कीवी एक्स्ट्रा. दीज आर फ्लोन इन द फॉर्म ऑफ वार्मर एरियाज रेगुलरली. विद द क्लिक ऑफ माउस आने की वजह से क्या हुआ? कारी कैन नेटर विद कलीग्स इन न्यू दिल्ली. ठीक है, शी फ्रिक्वेंटली टेक ए मॉर्निंग फ्लाइट टू लंदन एंड returns in the evening in time to watch her favorite television serial. Though Kari is 58-year-old, she is fitter and looks younger than mighty 30 years old. मतलब ये वॉक करने का एक
बोल रहे कि ह्यूमन कैसे हार्ड वर्क करते थे। अब इसका मतलब क्या, ये होता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। क्योंकि वहाँ पे आप ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का मतलब, इनका कहने का मतलब क्या है, इसका क्रक्स क्या निकलता है कि वहाँ पे क्लाइमेट फेवरेबल नहीं था उस वेजिटेशन के लिए, बट उसने ह्यूमन इंड्यूस करके एक डोम ग्लास का बनाया जिसकी वजह से वो टेम्परेचर भी मेंटेन करती थी वहाँ के। और विंटर्स में जहाँ की स्वेयर ठंड पड़ती थी, चिल पड़ती थी, वहाँ पे उसने ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मीन्स होता है कि बहुत वार्म वार्म टाइप की वेजिटेशन ग्रो की विद ह्यूमन इंड्यूस। क्योंकि उसने ह्यूमन ही इंड्यूस किया उस एरिया में, थोड़े से एरिया में किया, बट ह्यूमन से अपने इन्फ्लुएंस से किया, अपने इसको माइंड को इवॉल्व करके सोचा होगा वो। इसको बोलते हैं हम ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। क्योंकि नेचर ने ह्यूमन ने नेचर को, नेचर की चीज़ें ऑब्जर्व करके, जैसे कि ट्रॉपिकल वेजिटेशन क्यों होती है, गर्म होता है, इसीलिए उन्होंने वो चीज़ें ऑब्जर्व करके, मान ले टेम्परेट या जो कोल्ड एरियाज़ है उस एरियाज़ में भी ट्रॉपिकल वेजिटेशन की विद द इवोल्यूशन ऑफ देयर माइंड। ये होते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इसीलिए इसको हम ज़्यादातर बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। कैन यू इमेजिन what has made such a lifestyle possible? It is technology that has allowed people of Trondheim and others to overcome the constraint imposed by nature. Do you know what some other such instances? तो ये एग्जाम्पल डिफ़िकल्ट फाइंड करने के लिए नहीं है, ये इजी है। द जियोग्राफर क्रिप्ट टाइलर इंट्रोड्यूस अनदर कंसेप्ट विच, अब हमने देखा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस क्या होता है। नेचुरलाइजेशन होता है कि जो नेचर कोई ज़्यादा माने, जो हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम सोचते हैं नहीं ये हमें कुछ इन्होंने पैदा किया, वी आर वेरी, मतलब हम उस पर बड़ा थैंक्स रखते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से क्या बोलते हैं कि ये ह्यूमनाइजेशन होता है, ह्यूमन अपने से नेचर की चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपना डेवलपमेंट कहीं पे भी कर सकता है, ठीक है। ह्यूमनाइजेशन एक था पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म हो गया जो हमने नई टेक्नोलॉजी बनाई, ह्यूमंस ने जो नए इम्प्रिंट्स अपने बनाए, सैटेलाइट स्पेस में रखे, ठीक है, प्रिमिटिव से मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ आया, इसको बोलते हैं पॉसिबिलिज्म, जिसमें हम नेचर पे कम रिलाई करते हैं। और उससे पहले हमने एक की टर्म पढ़ी थी, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। मीन्स हम इन्वायरमेंटल को डिटर्मिन के साथ मानते हैं और हम नेचर फोर्स को ज़्यादा अपने ऊपर प्रवेल करते हैं, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। और जहाँ पे ह्यूमन नेचर पे बोलते हैं कि हम नेचर सुप्रीम है, कुछ हद तक ऐसे कह सकते हैं, सोचते नहीं हैं, सोचने का तो अलग तरीका, हम ऐसा भी सोचते हैं कि नेचर की वजह से ही हमने ये चीज़ें बनाई, बट इसको बोलते हैं पॉसिबिलिज्म या ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। क्या होता है, स्टोरी की वजह से आपने देखा, ओके। अब बोलते हैं कि टेलर था, उसने अनदर कॉन्सेप्ट दिया विच रिफ्लेक्ट्स द मिडल पाथ, मतलब मध्यम मार्ग बोलते हैं ना, मध्यम, मध्यम हो गया सेंटर वाला, बिटवीन टू साइड्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म में हो गया बिल्कुल ह्यूमंस बोलते हैं हम ही ने किया है जो भी किया है, और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हो गया जो पूरे नेचर पर रिलाई करते हैं, ठीक है। इसके बीच में इसने एक नई टर्म दी, उसको बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म है बट नियो डिटर्मिनाइजेशन और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। इसको एक नई टर्म दी इसने। Those of you who live in cities and those of who have visited a city might have seen that traffic is regulated by lights on the crossroad. Red light means stop. Amber light provides a gap between red and green lights to get set, and get light means go. The concept shows that there is a situation of absolute necessity, environmental determinism, nor neither there is a situation of absolute necessity, जरूरी भी नहीं है environmental पूरा, nor there is a condition absolute freedom, पूरा freedom भी नहीं है, possibilism.
इट मीन्स दैट ह्यूमन कैन कन्क्वर नेचर बाय ओबेइंग इट। हम नेचर को कन्क्वर कर सकते हैं ओबे करके उसको। ये बोलता है न्यू डिटर्मिनिज्म। दे हैव टू रेस्पॉन्ड टू गेट रेड सिग्नल एंड कैन proceed in their pursuit of development with nature permits the modification. It means that possibilities can created with the limits which do not damage the environment. Possibilities create की जा सकती है लिमिट्स में रहकर, और इन्वायरमेंटल को भी नहीं डैमेज करना है पूरी तरह से, जिस तरह प्रिमिटिव होता था। या फिर प्रिमिटिव उतना वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा मानते थे और जो पॉसिबिलिज्म है ये इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलप होनी चाहिए। तो इसके बीच का रास्ता, हम लिमिट्स में रहकर और डैमेज नहीं करे किसको, इन्वायरमेंट को, दैट एंड देयर इज नो फ्रीडम रन विदाउट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से limits and do not damage the environment and there is no free run without accident। हाँ, ये भी समझ गए। द फ्री रन विच इज डेवलप्ड इकोनॉमीज अटेम्प्टिंग टू टेक ऑलरेडी रिजल्टेड इन ए ग्रीन हाउस। फ्री रन्स आपने समझा क्या होता है? फ्री रन्स होता है जो मतलब हम विदाउट ये सोचे हुए कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा इन्वायरमेंट को, बस नेचर को एक्सप्लॉइट करते जाओ और अपने डेवलपमेंट की चीज़ें, हाउसेज डिवेल्ड करो, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करो, ये फ्री रन होता है। फ्री रन नहीं करना हमने। द फ्री रन विच हैज़ डेवलप्ड इकोनॉमीज, डेवलप की इकोनॉमीज नो डाउट, बट अटेम्प्टेड टू टेक ऑलरेडी रिजल्टेड ए ग्रीन हाउस गैस, ओजोन लेयर डिप्लेशन इससे आई, ये तो ऑलरेडी आपको पता है सारा। ग्लोबल वार्मिंग, रिसीडिंग ग्लेशियर, ग्लेशियर मेल्ट हो रही है, डिग्रेडिंग लैंड डिग्रेडेशन क्यों होती है? क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन की, सॉइल इरोजन हो रहा है और लैंड डिग्रेड हो रही है। द न्यू डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट, जिसमें हम ना ही पूरा डिटर्मिनाइजेशन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और ना ही पूरा पॉसिबिलिटी पे डिपेंड है। द न्यू डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट अटेम्प्ट टू ब्रिंग ए बैलेंस नलिफाइंग आइदर और डाइकोटॉमी। इसमें हम आइदर और की डाइकोटॉमी को नहीं दल करेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। अच्छा ठीक है, हम अब नेक्स्ट प्रोसीड कर। ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन। एडॉप्ट की कुछ चीज़ें, जैसे हमने अडॉप्ट किया कि मान ले हमें बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल ज़्यादा नहीं किया करना है, एडजस्टमेंट की हमने, एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट स्टार्टेड विद द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ इन डिफरेंट इकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, दस इफ़ वी इमेजिन द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन geography with the interaction of environment and human being, it has its root deep in history. History से ही इसके roots हैं। Thus the concerns of human geography have a long temporal continuum, though the approaches to articulate them have changed over time. This dynamism, इस changes मतलब कुछ एंशंट से आज तक चेंजेस आए, इस डायनामिज्म को इन अप्रोचेज एंड थ्रस्ट शोन द वाइब्रेंट नेचर ऑफ द डिसेम। अर्लियर देयर वाज ए लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सोसाइटीज एंड द नॉलेज अबाउट ईच अदर वाज लिमिटेड। ट्रेवलर्स एंड explorers use it to disseminate information about the areas of their visits. Navigational skills were not developed and voyages were fraught and dangerous. Threatened in the late 15th century witnessed attempts of exploration in Europe, and slowly the myths and mysteries of about countries and people start to reopen. The colonial period provide impetus to further exploration. colonial period की वजह से एक impetus मिला जिसमें explore हुआ places एक्स्ट्रा जैसे जो ब्रिटिशर इंडिया में आए थे, इन ऑर्डर टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ रीजन, नेचुरल रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। ये थोड़ा हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। टू ऑब्टेन द इन्वेंटराइज्ड इंफॉर्मेशन, द इंटेंशन हियर इज not to present in-depth historical account but to make you aware of process of steady development of human being. The
इंटेंशन जो हमने ये ऊपर जो सारा बताया ये नहीं है कि हम प्रेजेंट को डेप्थ में देखें, बट हिस्टोरिकल अकाउंट प्रेजेंट नॉट टू प्रेजेंट इन डेप्थ हिस्टोरिकल अकाउंट इन डेप्थ हिस्टोरिकल अकाउंट को, बट आपको अवेयर करना कि स्टडी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे हुई, कैसे एक्सप्लोर हुए नेचुरल रिसोर्सेज, कैसे नेचुरल प्लेसेस जहाँ पे हम ह्यूमंस नहीं पूछते थे वो एक्सप्लोर हुई, पहले पहले नहीं था उतना। द समराइज टेबल वन इंट्रोड्यूस यू टू ब्रॉड स्टेजेस ऑफ थ्रस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एज ए सब फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी एक सब फील्ड है ज्योग्राफी की, ठीक है। इस बॉक्स को हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। वेलफेयर थॉट यहाँ जी इसी को हम बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन जियोग्राफी वाज मेनली कंसर्न विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल। इसमें हम सिर्फ इसी चीज़ को स्टडी करते हैं कि सोशल वेलबींग ऑफ पीपल हो। दीज इंक्लूडेड एस्पेक्ट सच एज हाउसिंग कैसे होगी, हेल्थ, एजुकेशन। जियोग्राफर्स हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस ए पेपर एज जियोग्राफी ऑफ। हाँ, ये बोल रहा है कि एक ये इन्होंने अलग एक पेपर इसके लिए बनाया था, सोशल वेलबींग इन पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा, ये पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहा है। नो, इसके लिए हमें ज़्यादा नहीं देखना है। अच्छा, रेडिकल्स पहले होता है वेलफेयर, देखो ये चीज़ें होती है वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। उसके बाद होता है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। क्या होता है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट? इम्प्लाइड ए मैक्स, ये क्या है, मार्क्सियंस, मार्क्स था ना, कार्ल मार्क्स थ्योरी टू एक्सप्लेन द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट इम्प्लाई करता है कि क्या इससे पॉवर्टी हुई थी, डिप्रेशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी कैसे हुई थी, डिप्राइव कैसे किए गए थे राइट, कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स वर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, इससे कैसे डेवलप। ये रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि कैसे एक्सप्लॉइट किया गया था लोगों को, इनइक्वालिटी कैसे हुई थी। बिहेवियरिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है? ग्रेट इम्पैक्ट ऑन लिव्ड एक्सपीरियंस, जो देखा गया एक्सपीरियंस है, एंड ऑल्सो इन परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज बेस्ड ऑन इथिसिटी, रेस एंड रिलीजन। ठीक है, ये बिहेवियर का देखते हैं। फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फील्ड्स क्या हैं? एक तो ये सब फील्ड, ह्यूमन ज्योग्राफी एक सब फील्ड है ज्योग्राफी की। ह्यूमन ज्योग्राफी एज यू सीन अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, ये थोड़ा सा क्रक्स है, आप इसको एज ए डेफिनेशन देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन जो अभी मैं मार्क करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये पूरा डेफिनेशन है आपके लिए, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी एज यू सी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन, क्या अटेम्प्ट करना चाहती है, एक्सप्लेन क्या करना चाहती है, ठीक है, ये यही एक्सप्लेन करना चाहती है रिलेशनशिप बिटवीन all elements of human life and the space they occur over. Thus, human geography assume a highly interdisciplinary nature. ये ह्यूमन ज्योग्राफी एक इंटरडिसिप्लिन नेचर है। इट डेवलप्स क्लोज, ठीक है, इंटरफेस विच ईच अदर सिस्टर डिसिप्लिन, इसके साथ जो एसोसिएटेड डिसिप्लिन है इन सोशल साइंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन ह्यूमंस elements on the surface of the earth with an expansion of knowledge new subfield emerge। ठीक है, ये आप समझ ही रहे होंगे। एंड इट हैज़ ऑल्सो हैपेंड टू ह्यूमन ज्योग्राफी। लेट अस एग्जामिन दिस। अच्छा, टेबल में क्या मेंशन है आप देखो, इसको देख लेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। ब्रॉड स्टेजेस एंड थ्रस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, पीरियड क्या था, अप्रोच क्या थी, और ब्रॉड फीचर्स क्या थे। अर्ली कॉलोनियल पीरियड पे क्या होता है, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन था। Imperial and trade interest prompted the discovery and exploration of new areas, इससे डिस्कवर हुए। Encyclopedic description of areas formed an important aspect of geographers। जियोग्राफर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, एक उनके लिए एक इंसाइक्लोपीडिया बन गई है इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू प्लेसेस हुई। लेटर कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, रीजनल एनालिसिस हुई, रीजन बाय रीजन एनालिसिस हुई। Elaborate description of all aspects of region were undertaken. The idea was that all the region were part of the whole earth, के लिए हर एक रीजन अर्थ का पार्ट है। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ टोटल, पार्ट्स को अंडरस्टैंड करना इन टोटलिटी वुड लीड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ होल। पार्ट्स को जब हम करेंगे तो होल होगा। रीजनल एनालिसिस से आप पूरे अर्थ की एनालिसिस यहाँ। अच्छा, 1930s थ्रो इंटरवार पीरियड। 1930 जब इंटरवार पीरियड था,
एरियल डिफ्रेंसिएशन के बारे में पता चला हमने। द फोकस फॉर आइडेंटिफाई द यूनिकनेस ऑफ रीजन, रीजन की क्या यूनिकनेस है, फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड वाई इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। उसके बाद था लेट 90s 50s में क्या हुआ, ठीक है। 1950s और 1960s की क्या बात है, लेट 1950 और 60 सेप्टल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मार्केट बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड sophisticated statistical tool, law of physics were often applied to map and analyze human phenomena। मतलब पूरा सेप्टल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दीज फेजेस वर कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, उसको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप याद रखिएगा। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन कब हुई, जब सेप्टल ऑर्गेनाइजेशन आई। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू आइडेंटिफाई मैपिंग पैटर्न्स फॉर डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये पूरा मैपिंग बनाना कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ क्या एक्टिविटीज़ क्या है, कैसे एग्रीकल्चर होता है, कौन सा क्या डेवलपमेंट है, पूरा इसको बोलते हैं सेप्टल ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें हमने मॉडर्न चीज़ें, कंप्यूटर्स को यूज़ किया, लॉ ऑफ फिजिक्स को यूज़ किया, इसी को बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अबर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल, ह्यूमनिस्टिक भी आए, रेडिकल स्कूल्स भी आए और बिहेवियरल स्कूल आए। डिसकॉन्टमेंट विद द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, इससे डिसकॉन्टमेंट हुई एंड इट्स डिह्यूमनाइज्ड मैनर, क्योंकि ये ह्यूमंस को ज़्यादा ये नहीं देता था, फोकस नहीं करता था क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। इन डूइंग ज्योग्राफी लेड टू द इमर्जेंस ऑफ 3 न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट। ह्यूमन ज्योग्राफी इन द 1970s में आए ये। Human geography was made more relevant to the social political reality by emergence of these school of thought. Consult the box below, you know a little bit more about this school of thought। ये जो हमने अभी देख लिए। 1990s में क्या हो गया, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन इन ज्योग्राफी हुई, द ग्रैंड जनरलाइजेशन एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज टू एक्सप्लेन द ह्यूमन कंडीशन वर क्वेश्चन। क्या हुआ कि ग्रैंड जनरलाइजेशन हुई और एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज टू एक्सप्लेन ह्यूमन, और जो थ्योरीज दी गई थी बाय साइंटिस्ट जियोग्राफर्स, उनको क्वेश्चन किया गया कि ये ह्यूमन ग्राउंड्स पे एप्लीकेबल नहीं है एक्स्ट्रा। द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल कंटेक्स्ट इन इट्स ओन राइट्स वर एम्फेसाइज, लोकल कंटेक्स्ट और राइट्स पर भी एम्फेसिस दिया गया। अब क्या यहाँ से नीचे क्या बोल रहा है, फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी और इसकी ज्योग्राफी एंड डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंसेस, ठीक है। फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सब फील्ड्स क्या हैं और इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन के साथ इसका क्या इंटरफेस है ऑफ सोशल साइंसेस। देखो सोशल ज्योग्राफी में क्या सब फील्ड हैं, बिहेवियरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लेजर, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर, हिस्टोरिकल, मेडिकल। इंटरफेस विद सिस्टर, सोशल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ये बिहेवियर हो गया साइकोलॉजी के साथ। ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग हो गया वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स के साथ इसका है, सिस्टर हो गया उसके साथ। नेक्स्ट जो सोशल साइंस है वो कल्चरल मीन्स एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी ऑफ लेजर मीन्स सोशोलॉजी, सोशियोलॉजी, जेंडर ज्योग्राफी मीन्स सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वुमेन स्टडीज, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी मीन्स हिस्ट्री, मेडिकल ज्योग्राफी मीन्स एपिडेमियोलॉजी। उसके बाद अर्बन ज्योग्राफी में क्या क्या, अर्बन इसकी ये सब फील्ड अर्बन ही है, अर्बन स्टडीज़ एंड प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इलेक्टोरल ज्योग्राफी और मिलिट्री ज्योग्राफी, सिफोलॉजी एंड मिलिट्री साइंसेस। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में सब फील्ड इसकी पॉपुलेशन ज्योग्राफी है और इसमें हम डेमोग्राफी पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। सेटलमेंट ज्योग्राफी, अर्बन रूरल प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स, एक इकोनॉमिक्स के साथ इसका रिलेशन है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स में रिसोर्स इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर साइंसेज, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर। ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग में बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। ज्योग्राफी टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट सब सिस्टर। जियोग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, ये थे कुछ
बेसिक कंसेप्ट्स आपने समझे होंगे इसको। ये था ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप क्या है इसका। ठीक है, ये हमने देख लिया। जैसे कि हमने देखा था ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया इंटरेक्शन बिटवीन नेचर और जो ह्यूमन उसके ऊपर फिजिकल इन्वायरमेंट पर इसका क्या इम्पैक्ट है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट हमने देखा था की टर्म्स। अब मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ। उसके बाद हमने की इसमें पढ़ा था कि व्हाट इज की था कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। उसके बाद क्या की टर्म हमने देखी। उसके बाद हमने की टर्म देखी पॉसिबिलिज्म। ठीक है, पॉसिबिलिज्म के बाद हमने देखा था ये दो, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या होता है कि ह्यूमन अपने इन्फ्लुएंस से नेचर डेवलप करता है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन की ह्यूमन कैसे नेचर के ऊपर रिलाई करता है और उसको मानता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखे थे स्कूल ऑफ थॉट्स। उसके बाद हमने देखा था टेलर का इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पॉसिबिलिज्म। ठीक है, न्यू पॉसिबिलिज्म इसको न्यू डिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो बोला था उसने। ठीक है, उसके बाद हमने ये चीज़ें देखी। ओके, नेक्स्ट ये कुछ एमसीक्यू आप इनको देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इनको कमेंट कीजिए। चूज द राइट आंसर फ्रॉम योर फोर अल्टरनेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब जियोग्राफी? एन integrative discipline integrative discipline है स्टडी ऑफ इंटररिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में। सब्जेक्ट ड्यूअलिज्म नॉट रिलेवेंट इन प्रेजेंट टाइम ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप इसमें देख सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन? ट्रेवलर्स अकाउंट, ओल्ड मैप्स, sample of rocks material from the moon, ancient epics. Which one of the following is the most important factor of interaction between people and environment? Human intelligence, technology, people perception, human brotherhood. Which one of the following is not approach in human geography? Areal differentiation, quantitative revolution, subtle organization, exploration, description. कौन सा नहीं है ह्यूमन ज्योग्राफी एक अप्रोच? विच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस, अच्छा ये आगे आपके डिस्क्रिप्शन, तो आप इन ऑब्जेक्टिव का कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और न इसकी सीरीज़ आप डेली बेसिस पे आपको मिलती रहेगी। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।